हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। वाटर वॉज इसका टाइटल है। नया वर्ड है ना आपके लिए, वॉज। ये आर्टिकल लिखा हुआ है इंडिया और पाक के बीच में होने वाले पानी के डिस्प्यूट्स पे। इंडस रिवर पे, सिंधु नदी पे जो पानी के डैम्स इंडिया बना रहा है, पाकिस्तान को उनसे क्या तकलीफ है। चलिए शुरू करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल को आज के क्विज के साथ में। 8 या 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आर्टिकल पढ़ाते हुए साथ साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पॉइंट्स, ग्रामर के, वोकैब के, कॉम्प्रिहेंशन के। इन सभी पॉइंट्स को इन क्विज पे अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूं इसका। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि 10 मिनट का एक सेशन किया जाए जिसमें आपको ये बताया जाए कि बिल्कुल बेसिक से 6 महीने में एसएससी और बैंक की तैयारी कैसे की जा सकती है। इसमें बाकी के एग्जाम्स भी इंक्लूड कर लेना, रेलवे, डिफेंस, बाकी एग्जाम्स भी इसके साथ ही हैं। कैसे एडिटोरियल पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, कौन सी डिक्शनरी चाहिए, कौन सी किताब लेकर के आनी है। 10 मिनट में अगर चाहते हो तो एक क्लास बना करके आपको आज या कल में दे दूंगा। बताना अगर इनफ इसके लिए इंटरेस्ट होगा, जरूर बनाएंगे। चलिए, कह रहा है जी वाटर वॉस। नया वर्ड है आपके लिए वो। लिखा क्या हुआ है? वू, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ ना। इसको बोलते हैं वो का मतलब होता है परेशानियां, सफरिंग, डिफिकल्टी। और वाटर का मतलब होता है पानी। कह रहे जी पानी को लेकर के बहुत सारी वॉज हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। और बात किसकी हो रही है? ऑन निगोशिएशंस टू अमेंड द इंडियन वाटर ट्रीटी। उन निगोशिएशंस की बात हो रही है, उन डिस्कशंस की बात हो रही है, टॉक की बात हो रही है, जो है अमेंड करने के लिए, सुधारने के लिए। और किसमें भाई, किसमें सुधार लाना है? इंडस वाटर्स की ट्रीटी में, इंडस नदी के पानी की संधि में। तो एक संधि हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 60s के अंदर, जिसमें इंडिया से गुजरने वाली जो इंडस रिवर है, जिसके नाम पे इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरा नाम भी पड़ा है, इस सिंधु नदी के पानी को दोनों कंट्रीज, इंडिया और पाकिस्तान, मिल बांट के यूज करेंगी पीसफुली। लेकिन 50-60 साल बाद दोनों कंट्रीज की प्रायोरिटीज बदल गई हैं और इस वजह से इस संधि को लेकर, ट्रीटी को लेकर हो रहा है झगड़ा। तो इस एग्रीमेंट को इंडिया बोल रहा है कि अब हम अपने हिसाब से अमेंड करेंगे, क्योंकि हमने ये एग्रीमेंट आपको पहले सामने से ऑफर किया था। चलिए डिटेल में देखेंगे पूरी कहानी क्या है। निगोशिएशन देख लेना, डिस्कशन, टॉक या डिप्लोमेसी बोलते हैं, बातचीत को बोलते हैं निगोशिएशन, जिसमें आप कुछ मोल भाव करें, अपनी मनवाएं, दूसरे की माने, है ना। अमेंड करना मतलब सुधारना, चेंज करना, मॉडिफाई करना। अमेंड करने से एक इडियम बनती है इंग्लिश में, मेक अमेंड्स। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ ना, ये ऐसा मत सोचा करो सिलेबस के बाहर है। भाई यही इडियम कभी देख रहे होगे 3 महीने बाद किसी एग्जाम में, है ना। मेक अमेंड्स यही सीख लो। मेक अमेंड्स करने का मतलब होता है, लिख दूं यहाँ, टू रिपेयर अ रिलेशनशिप विद अ क्लोज पर्सन। आपकी और आपके पड़ोसी की दुश्मनी होगी किसी बात पे, 4-6 महीने, 2 साल। फिर आपको एक दिन लगा यार अपना ही पड़ोसी है, इससे क्यों अपने को दुश्मनी रखनी। आपने उससे बातचीत कर ली, तो आप मेक अमेंड्स कर रहे हो, अपने रिश्ते को अपने क्लोज पर्सन के साथ सुधार रहे हो। समझ गए? मेक अमेंड्स करना। चलो आज के क्विज में पूछी हुई है ईडीएम आपसे। आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ की तरफ, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, ओपनिंग अप द एंटायर इंडस वाटर ट्रीटी कुड कम विद इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। कह रहा है ओपन अप करना। ओपन अप करना मतलब खोल देना किसी चीज को। कह रहा है जी खोल देना या बिखेर देना पूरी की पूरी इंडस वाटर ट्रीटी को। कह रहा है ये जो काम है ना ओपनिंग अप का, ये हो सकता है आए, कुड कम करे, फ्यूचर में हो सकता है आए। और कैसे आए भाई? अपने खुद के सेट ऑफ चैलेंजेस के साथ में, अपने खुद के एक ढेर के साथ में, जो है कई चुनौतियों का। तो इंडस वाटर ट्रीटी बहुत पुरानी ट्रीटी है, बड़ा टाइम टेस्टेड जो है एग्रीमेंट है, दोनों कंट्रीज का काम इससे चल रहा है। पूरी ट्रीटी को खोल करके मत बैठ जाना कि इसको फिर से लिखते हैं। अगर ये खोल करके ऑपरेशन करने लगे तो ऐसे चैलेंजेस निकल करके आएंगे जो अपने ही नए तरह के होंगे, जो आज देख रहे हो उनसे अलग ही तरीके के होंगे। ठीक है, विद इट्स ऑन सेट ऑफ चैलेंजेस। सेंटेंस की आत्मा को पकड़ो, कवि आपसे क्या कहना चाह रहा है। ओपनिंग अब आपका सब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू हुआ है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जिरंट। जिरंट, जिरंट की वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, लेकिन इस केस में तो मॉडल लगी हुई है, सिंगुलर प्लूरल का कोई कनेक्शन है ही नहीं। चलो अब एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, जल्दी से आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सबको आना चाहिए। एक क्वेश्चन भी दूंगा अभी। कॉन्सेप्ट आपसे पहले पूछ लेता हूं। चलो, ये जो इट्स देख रहे हो अपोस्ट्रोफी वाला, ये देख रहे हो ना बीच में लाल रंग का, और ये है इट्स बिना अपोस्ट्रोफी के। इन दोनों में क्या फर्क है? देखो लिखा तो आपके सामने ही हुआ है, एक बार खुद से वैसे ही पूछ लो, बिना देखे भी बता सकते हो कि नहीं।
चलो देखो, ये इट्स है ना, इसका मतलब होता है इट इज, इट वॉज या इट हैज़। और ये जो इट्स है ना बिना अपॉस्ट्रोफी के, ये इट का पॉजेसिव है और इट यूज किया जाता है सिंगुलर न्यूट्रल जेंडर की चीज़ों के लिए। ऐसी चीज़ें जो ना मेल है ना फीमेल है, उनके लिए जो सिंगुलर है इट यूज करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क आपने देख लिया। क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में ऐसे ही, ये तो मैंने अच्छे लेवल के बना दिए, इससे भी समझ गए ना, इससे भी जो एक दर्जा नीचे के क्वेश्चन ही मिलते हैं एग्जाम में। कह रहा है जी इट्स या इट्स बिन प्रूवन दैट मोस्ट एनिमल स्पीसीज गो एक्सटिंक्ट इन 5 to 10 मिलियन ईयर्स। ये चीज़ प्रूवन है, ये चीज़ साबित हो चुकी है कि ज़्यादातर जानवरों की प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो जाती हैं 5 से 10 मिलियन ईयर्स में, 50 लाख से 1 करोड़ सालों में। सेंटेंस समझ में आ गया? क्या लगाऊं भाई दोनों में से? देखो ये सेंटेंस ऐसा है सर, इट हैज़ बीन प्रूवन। सेंटेंस कैसा है? इट हैज़ बीन प्रूवन, ऐसा ही बनेगा ना, पैसिव वॉइस लगी हुई है, इट हैज़ बीन प्रूवन। तो यहाँ पे इट्स जो है ना, इट्स इसका काम है, ना कि इस वाले इट्स का काम। तो दूसरे वाले को निकाल दो। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? ज़्यादा ग्रामर में घुसा नहीं रहा हूँ मैं, सीधा सेंस से निकाल लोगे तो भी चल जाएगा काम। इट्स का मतलब है इट वॉज, इट इज़ या इट हैज़। अब आप पूछोगे सर ये इट वॉज भी तो हो सकता है, आपने हैज़ क्यों बना दिया? अरे बावले, जो चाहिए था वो बना दिया। ये तीनों ही तो बनाता है ना, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है और ये भी बनाता है। जब मुझे ये चाहिए तो मैंने इसको यही समझ करके रखा है यहाँ पे, मैं ये समझ के क्यों रखूंगा, है ना? तो जब तीनों बना रहा है, अपनी सुविधा के हिसाब से जिसको भी लेना चाहो ले सकते हो। एक सेंटेंस और देखो, द यूनिवर्सिटी हैज़ पब्लिश्ड अ रिसर्च पेपर ऑन टबैको एंड इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया है एक रिसर्च पेपर को, और किस पे? टोबैको पे, तंबाकू पे, और इसकी दवाइयों की प्रॉपर्टीज पे, इसके अंदर की जो चिकित्सकीय गुण है ना, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। अब ये बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, इट्स लगाऊं ये वाला या ये वाला? तंबाकू की बात हो रही है, टोबैको की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। टोबैको यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का की बात हो रही है ना, का, कुर्सी का, मेज का, टीवी का, टोबैको का। तो जब न्यूट्रल जेंडर का पॉजेसिव बनाना हो, का की बात हो, तो सर ये वाला लगता है इट्स। ठीक है, ये इट्स का और कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है टोबैकोस, है ना, टोबैकोस। द पब्लिशिंग हाउस इश्यूड अ स्टेटमेंट दैट इट्स या इट्स न्यूज़पेपर बिजनेस सकम टू लॉसेस एंड इट्स या इट्स नो लॉन्गर फीजिबल टू कंटिन्यू विद इट। लास्ट वाला सभी को चैलेंज की तरह थ्रो कर रहा हूं, पूरा दिमाग लगाओ, पहले में क्या रखोगे और दूसरे में क्या रखोगे कमेंट्स में डालो। गलत होगा तो वहां सही कर दूंगा, लेकिन उसको माफ़ी नहीं है जो ट्राई नहीं करेगा। ठीक है, सर टाइम निकाल के क्लास बना सकते हैं रोज़ 5 घंटा लगा के, तो आपको भी कोशिश करनी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले को देख लेना। ठीक है, जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप इसको पढ़ पाएँ स्मूथली। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और PO, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, अच्छे अच्छे और भारी भारी वर्ड्स आए हैं आज। ऑब्स्टिनेट, बहुत दिनों बाद आ रहा है वर्ड, शायद भूल गए होंगे आप। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ढीठ। ढीठ तो समझते हो, ऐसे याद करा करो वर्ड्स को, जो हिंदी में बोलते हो अंग्रेजी में वैसे ही इसको जोड़ के रखो। स्टबन या एडवेंट। स्टेड फास्ट भी इसका सिनोनिम है, हेड स्ट्रॉन्ग भी है। हेड स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बताया हुआ है, जो आदमी हेड से स्ट्रॉन्ग हो, एक बार सोच ले मैं तो यही करूंगा, क्या कहलाएगा? ढीठ कहलाएगा, ऑब्स्टिनेट कहलाएगा। एक एडवांस वर्ड है इसके लिए, कॉन्टुमेशियस। कोशिश करना याद करने की, फिर कभी आएगा रिपीट करवाऊंगा। कॉन्टुमेशियस, ढीठ। और ये जो इंट्रांसिजेंट देख रहे हो ना, ये तो निहायत ही एडवांस्ड है, बहुत कम मिलेगा। आज यही वर्ड इस आर्टिकल में आपको मिल जाएगा। सम ऑब्स्टिनेट पीपल आर स्टिल अवॉइडिंग देयर कोविड-19 वैक्सीनेशन। कुछ ढीठ लोग, कुछ ऑब्स्टिनेट लोग, कुछ इंट्रांसिजेंट या हेडस्ट्रॉन्ग लोग आज भी अवॉइड कर रहे हैं, बच रहे हैं अपने कोविड-19 के टीके से। समझ में आ गया सेंटेंस? ये वर्ड देख लिया अजीब सा, आर्टिकल में आएगा इंट्रांसिजेंट। चलो, अगला वर्ड है प्रिकेरियस। देखिए, प्रिकेरियस का मतलब होता है
खतरों से भरा हुआ, खतरों का खिलाड़ी जो खेल खेलता है ना वो होता है प्रिकेरियस। और प्रिकेरियस को डेंजरस भी बोल सकते हैं, इसको अनस्टेबल, शेकी या पेरिलस भी बोल सकते हैं। डेंजर और पेरिल एक दूसरे के सिनोनिम है, खतरे का दोनों का मीनिंग होता है खतरा। आज पेरिलस नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, प्रिकेरियस भी आ जाता है कभी कभी, आज पेरिलस आ रहा है, दोनों का मतलब है खतरे से भरा हुआ। द वर्ड इज इन अ प्रिकेरियस या पेरिलस स्टेट अमिड एवर म्यूटेटिंग वायरस वेरिएंट्स ऑफ द वायरस। दुनिया एक बहुत ही खतरनाक अवस्था में है, प्रिकेरियस स्टेट में है, और किसके चलते? बार बार म्यूटेट होने वाले इस वायरस के चलते, इस वायरस के वेरिएंट्स के चलते। अमिड का मतलब है इस चीज के चलते ये हो रहा है ऐसा। समझ में आ गया? वर्ड आएगा पेरिलस। अगला वर्ड है प्रिवेल करना। प्रिवेल करने को समझो ऐसे कि किसी चीज पे फतह पाना, कहीं पे डोमिनेट या रूल करना, परसिस्ट या ट्रायम्फ करना। अगर राम और रावण की लड़ाई हो रही है और राम ने रावण को हरा दिया तो अच्छाई की बुराई पे जीत हुई, गुडनेस प्रिवेल्ड ओवर इवल। और राम की रावण पे जीत हुई, राम प्रिवेल्ड ओवर रावण। तो प्रिवेल के साथ में ओवर लगा के बताया जाता है कौन किसके से जीता। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स, पॉवर्टी एंड करप्शन प्रिवेल। बावजूद उस रिटोरिक के, बावजूद उस बड़ी बड़ी बातों के जो है रिफॉर्म्स को लेकर के, सुधारों को लेकर के, आज भी पॉवर्टी और करप्शन जो है प्रिवेल कर रहे हैं, अपने देश में डोमिनेट कर रहे हैं। बातें सब करते हैं सुधार होंगे, सुधार होते नहीं है। चलो सेंटेंस में वर्ड देख लिया आपने प्रिवेल। इसमें ओवर तब लगेगा जब ये बताया जाएगा कौन सी चीज किससे जीत रही है, ओवर तब लगाना है। चलिए एक और वर्ड है ऑस्ट्रसाइज, नया वर्ड है आपके लिए। इसका मतलब होता है किसी का हुक्का पानी बंद कर देना, टू कट समवन ऑफ द सोसाइटी और ग्रुप। एग्जाइल करना, एक्स कम्युनिकेट करना या बॉयकॉट करना इसके सिनोनिम्स हैं। बॉयकॉट तो आप यूज भी करते हैं ना अपने, भाई इसका बॉयकॉट करेंगे, इस आदमी का बॉयकॉट करेंगे, है ना, इस कानून का बॉयकॉट करेंगे। तो किसी चीज को समझ के ना बिल्कुल अपनाने से मना कर देना, बॉयकॉट, ऑस्ट्रसाइज करना। तो ये को बॉयकॉट तो वर्ड सिंपल सा है, ऑस्ट्रसाइज जो है ना एडवांस वाला वर्ड, इसको आपको याद करना है। आज आप आर्टिकल में देखेंगे बॉयकॉट नाम का सिंपल वर्ड। खाप पंचायत यूज टू ऑस्ट्रसाइज या बॉयकॉट द फैमिलीज ऑफ द कपल्स गेटिंग इनटू इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स। खाप पंचायत क्या किया करती थी भाई? ऑस्ट्रसाइज किया करती थी, बॉयकॉट किया करती थी परिवारों को, उन कपल्स के जो इंटरकास्ट रिलेशनशिप में आते थे, जो समझ गए ना, अंतरजातीय विवाह करते थे। चलिए 3-4 वर्ड्स हो गए, एक वर्ड और बचा है, 2 देख लो। रिटोरिक, अभी ऊपर आया भी था ये। रिटोरिक का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें जिनका कोई मतलब ना निकले, सिर्फ कहने भर के लिए हो, अपना जो है इंप्रेशन दिखाने के लिए हो, है ना। टॉक दैट लुक्स हाई फाई बट टर्न्स आउट एम्प्टी। ग्रैंडिलोक्वेंस, मैग्निलोक्वेंस, एम्बेलिशमेंट, बॉल्डरडैश, सब इसके सिनोनिम है। आज इस वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स लिटिल हैज चेंज सो फार। ऊपर वो सेंटेंस आया था, वही वाला हमने फिर से लगा दिया है। चलो अगला वर्ड है हमारे पास प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, वो, सफरिंग, प्रेडिकामेंट, डिफिकल्टीज, है ना, डिफिकल्ट पोजीशन। पोलैंड हैज ओपन इट्स बॉर्डर्स टेकिंग नोट ऑफ द प्लाइट ऑफ यूक्रेनियन रिफ्यूजीज। कह रहे पोलैंड ने खोल दिया है अपने बॉर्डर्स को, और कैसे? ध्यान में लेते हुए दुर्दशा को यूक्रेन के रेफ्यूजीज की, यूक्रेन से आने वाले प्रवासियों की। तो ये वो नाम का वर्ड प्लाइट का सिनोनिम है, आर्टिकल में देखेंगे। 6 वर्ड्स हैं, डिटेल से आपको करवा दिए हैं, है ना। चलो आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें। देखो समरी ये है कि इंडस नदी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी, ये सिंधु नदी निकलती है हिमालय से, फिर इंडिया होकर के ये जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस नदी के पानी पे डिपेंडेंट है, और 1960 में नेहरू जी ने पाकिस्तान के साथ में एक ट्रीटी की, सामने से एक एग्रीमेंट किया। नेहरू साहब ने बोला कि आप इस पे डिपेंडेंट हो तो बिल्कुल भी इनसिक्योर मत रहना, इस ट्रीटी के तहत आपका पानी हम कभी नहीं रोकेंगे, पानी आपका भी है हमारा भी है। अब इस ट्रीटी को जब 70 साल बीत गए, उसके बाद इंडिया ने 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश की, इंडस के 2 ट्रिब्यूटरीज पे, सहायक नदियों पे, एक झेलम और एक चिनाब। इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जिनसे बनेगी बिजली, इसको पाकिस्तान ने कर दिया अपोज। पाकिस्तान ने बोला जी नेहरू जी की ट्रीटी की हुई है, हमारा पानी आप बंद नहीं कर सकते हैं। इंडिया का ये कहना है कि आपका पानी बंद होगा भी नहीं, आप सिर्फ इस चीज़ का वहम मन में पाल के बैठे हो, पानी को बंद नहीं किया जाएगा। इस बात को पाकिस्तान नहीं माना और ट्रीटी का हवाला देकर के चला गया वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक से भी आगे चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अल्टीमेटली परेशान होकर के इंडिया ने पाकिस्तान से बोला, अब हम किसी पार्टी की नहीं सुनेंगे, ट्रीटी हमने की थी आपसे, अब इस ट्रीटी को अपने हिसाब से हम बदलेंगे। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये पूरा मामला बिगड़ता जा रहा है, थोड़ा संयम दोनों पार्टीज को बरतना पड़ेगा, क्योंकि अगर ट्रीटी टूट गई ना तो ये शॉर्ट एक वाटर वॉर की शुरुआत होगी। मैंने जितना अच्छे से हो सका आपको
समरी देने की कोशिश की है, छोटे जो है ना समराइजेशन फॉर्म में। अब शुरू करते हैं जल्दी से आर्टिकल को। आज की टोन है कंसर्न्ड, परेशान है ट्रीटी के टूटने पे हमारा आर्टिकल का राइटर। कह रहे जी, द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू इश्यू नोटिस टू पाकिस्तान कॉलिंग फॉर नेगोशिएशंस टू अमेंड द इंडस वाटर्स ट्रीटी मस्ट बी कंसिडर्ड केयरफुली। कह रहे हमारी सरकार का जो डिसीजन है, और क्या करने का भाई, इशू करने का एक नोटिस को पाकिस्तान को। और कैसे नोटिस कैसे इशू करेंगे? कॉल फॉर करते हुए, ये पार्टिसिपल है, यहाँ पे कॉमा लग गया है, वर्ब की एनजी फॉर्म आ गई है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। कह रहे हैं जी कॉल फॉर करते हुए, यानी कि डिमांड करते हुए। कॉल फॉर करना मतलब डिमांड करना। और किस चीज़ को? निगोशिएशंस को, बातचीत को, मोल भाव को। और क्यों? ताकि अमेंड कर सकें, सुधारा कर सकें इंडस वाटर्स ट्रीटी में 1960 की इस एग्रीमेंट में। कह रहे जो डिसीजन है ना हमारा इस टाइप का, कह रहे इस डिसीजन को कंसीडर किया जाना चाहिए, इस डिसीजन पे विचार होना चाहिए और ज़्यादा शांति से और ज़्यादा समझदारी से, केयरफुली। डिसीजन की वर्ब है मस्ट बी कंसीडर्ड। निगोशिएशन मतलब बातचीत, टॉक्स, डेलिब्रेशंस, है ना। कॉलिंग यहाँ पे जो है कॉलिंग फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। जब ये डिसीजन इशू किया गया था तब हमने कॉल फॉर करते हुए किया था, डिमांड करते हुए किया था कि आप आओ और बातचीत करो हमसे इस ट्रीटी को लेकर के। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस है। कह रहा जी न्यू दिल्ली सेज दिस एक्सट्रीम स्टेप इज ड्यू टू पाकिस्तान्स इंट्रांसिजेंस ओवर ऑब्जेक्शंस टू 2 इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अब पहला प्रोजेक्ट है द 330 मेगावाट किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन झेलम एंड द अदर वन इज 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन चिनाब। कह रहा जी नई दिल्ली का ये कहना है, इंडिया का ये बताना है कि ये जो बड़ा स्टेप हमने उठाया है ना पाकिस्तान को नोटिस इशू करने का, ये क्यों है भाई? ये है ड्यू टू, इस वजह से। और किस वजह से? पाकिस्तान के ढीठ पने की वजह से, इंट्रांसिजेंस की वजह से। इंट्रांसिजेंस का मतलब होता है, समझ गए ना, एडमेंसी, किसी चीज़ को लेकर के अड़ जाना, ऑब्स्टिनेट हो जाना। तो पाकिस्तान की एक जिद की वजह से है, और ये जिद है 2 ऑब्जेक्शंस को लेकर के, 2 आपत्तियों को लेकर के। और ऑब्जेक्शंस किसकी हैं? ऑब्जेक्शंस हैं भारत के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे जम्मू एंड कश्मीर में। पहला प्रोजेक्ट है इस कैपेसिटी का किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसका नाम है, ये बनेगा झेलम पे, इस सिंधु नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और दूसरा है इतने मेगावाट का, जिसका नाम है ये, और जो बनेगा चिनाब पे। सेंटेंस समझ में आ गया? दिल्ली की वर्ब क्या है जी? दिल्ली की वर्ब है सेज। स्टेप की वर्ब है इस। दिल्ली सेज का मतलब है, दिल्ली वाले नहीं बोल रहे, दिल्ली सेज मतलब भारत का ऐसा कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कहना है। इंट्रांसिजेंस मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही, इस वर्ड को दिखा भी दिया था। अजीब सा वर्ड है, कम जगह देखोगे लेकिन आएगा जब भी परेशान हो जाओगे। स्टबर्न एडमेंट आदमी को बोलते हैं इंट्रांसिजेंट, और इसकी नॉन फॉर्म है इंट्रांसिजेंस, यानी कि आपकी जिद्दीपना। चलो आगे बढ़े। कह रहे जी India has argued since 2006 when the objections began that the projects were within the treaty's fair water use. इंडिया की दलील है सन 2006 से, जब ये ऑब्जेक्शन शुरू हुई थी पाकिस्तान की इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेकर के, दैट वो ये कि जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं ये थे बिल्कुल विद इन, बिल्कुल दायरे में, और किसके? ट्रीटी के फेयर वाटर यूज़ को लेकर के। नेहरू जी ने जो संधि की थी उसके वाटर के सही इस्तेमाल को लेके, तो इंडिया ने बोला भाई संधि में लिखा तो हुआ है, सही तरीके से यूज़ करना तो कर रहे हैं, पानी किसी का बंद नहीं कर रहे हैं, फिर आप क्यों उस चीज़ पे ऑब्जेक्शन कर रहे हो कि ये मत बनाओ वो मत बनाओ। इंडिया की वर्ब है हैज़ आर्ग्यूड, ऑब्जेक्शंस की वर्ब है बिगेन, प्रोजेक्ट्स की वर्ब है वर। अच्छा हुआ क्या आगे? कह रहा जी हाउएवर पाकिस्तान हैज़ रिफ्यूज टू कंक्लूड नेगोशिएशन विद इंडिया इन द बायलैटरल मैकेनिज्म। कह रहा है हालांकि पाकिस्तान मना कर चुका है, रिफ्यूज़ कर चुका है कि हम बातचीत कंक्लूड नहीं करेंगे, निगोशिएशन आपसे शुरू तो करेंगे लेकिन आपसे ख़त्म नहीं करेंगे इंडिया के साथ में। और कहाँ पे? 2 तरफा सिस्टम के तहत, बायलैटरल मैकेनिज्म के तहत। पाकिस्तान की वर्ब है हैज़ रिफ्यूज्ड। बायलैटरल मतलब जिसके 2 लेटरल्स हों, जो 2 तरफा हो, 2 आयामी हो। मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम। समझ में आ गया? अच्छा आगे कह रहा है पाकिस्तान, द परमानेंट इंडस कमीशन ऑफ एक्सपर्ट्स दैट मीट्स रेगुलरली। ये बायलैटरल सिस्टम का मतलब ही यही है कि एक रेगुलरली मीट करने वाला एक एक्सपर्ट्स का सिस्टम है, परमानेंट इंडस कमीशन इसका नाम है। तो इसके थ्रू ये बातचीत नहीं करना चाहते पाकिस्तान वाले इंडिया के साथ। और कह रहा है एंड हैज़ ऑफन सोट टू एस्केलेट इट, और अक्सर पाकिस्तान ने सीख किया है, सोट किया है, कोशिश की है कि इस मुद्दे को उछालें, एस्केलेट करें।
तो हमारा यहाँ सिस्टम क्या है इस ट्रीटी में कि जो भी झगड़ा है आपस में सुलझाएंगे, दोनों कंट्रीज आपस में बात करेंगी। पाकिस्तान बोलता है हमें तो इसकी बात करनी है वर्ल्ड बैंक से, है ना, यूएनएससी से, सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के। पाकिस्तान की वर्ब्स कितनी हैं भाई? पहली वर्ब आई है हैज़ रिफ्यूज्ड, दूसरी वर्ब आई है हैज़ सॉट। पाकिस्तान हैज़ रिफ्यूज्ड, पाकिस्तान हैज़ सॉट। दैट की वर्ब है मीट्स, दैट आया है कमीशन ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए, कमीशन सिंगुलर है इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है। चलो, एस्केलेट करना, किसी मामले को उछालना और आगे ले जाना, है ना। एस्केलेट वर्ड तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एज अ रिजल्ट द वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड अ न्यूट्रल एक्सपर्ट बट पाकिस्तान पुश्ड फॉर द केस टू बी हर्ड एट द हाग। कह रहा है इसके नतीजन, एज अ रिजल्ट, इस पूरी जिद के, इस पूरी ढीठबाजी के चक्कर में वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट भी कर दिया एक थर्ड पार्टी को, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को। लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी मना बोल दिया इस केस को सुनवाई करने के लिए। पाकिस्तान ने फिर भी पुश किया कि केस को सुना जाए, पुश्ड फॉर द केस टू बी हर्ड। और कहाँ पे? हाग में। ये जो हेग है ना, इसको हाग बोलते हैं वहाँ के लोग, है ना। एक सिटी का नाम है और इसके आगे द लगता है, इस सिटी का नाम ही है द हाग, है ना। हेग बोल दो तो हेग बोल दो, नहीं तो वैसे द हाग इसका एक्चुअल में नाम है। तो पाकिस्तान क्या बोलता है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी बात नहीं करनी है हमें, वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड, हमें तो इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर के जाना है, वहां पे इसकी सुनवाई करवाएंगे इंडिया के खिलाफ। वर्ल्ड बैंक की वर्ब है अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। पाकिस्तान की वर्ब है पुश्ड, पुश फॉर करना, किसी चीज के लिए दबाव डालना। कह रहे जी इंडिया हैज ऑब्जेक्टेड टू दिस सीक्वेंसिंग एज इट बिलीव्स दैट ईच स्टेप शुड बी फुली एग्जॉस्टेड बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। कह रहा है इंडिया ने ऑब्जेक्ट टू किया है, इंडिया ने अपनी आपत्ति जताई है। और किस चीज़ को लेकर के? इस पूरी सीक्वेंसिंग को लेकर के जो पाकिस्तान कर रहा है। सीक्वेंसिंग का मतलब है घटनाक्रम। पाकिस्तान पहले बोलता है हम आपकी नहीं सुनेंगे, फिर कहता है वर्ल्ड बैंक की भी नहीं सुनेंगे, फिर कहता है आप कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाओ वहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो पूरी एपिसोड्स हो रहे हैं ना, इंडिया ने इस पे ऑब्जेक्शन जताई है अपनी। और क्या कहा, क्यों कहा इंडिया ने ऐसा? क्योंकि इंडिया ये बिलीव करता है, मानता है कि पहले हर स्टेप को फुली एग्जॉस्ट किया जाए, पहले हर मेजर को पूरे तरीके से यूज किया जाए। और किसके पहले? इससे पहले कि हम मूव ऑन टू करें नेक्स्ट की तरफ, है ना। तो एक साथ तीनों जगह इंक्वायरियां मत चलाओ, पहले अपने बात करते हैं, अपने से बात नहीं होगी फिर वर्ल्ड बैंक से बात करवाएंगे, फिर उससे भी नहीं होगी फिर कोर्ट में चलते हैं। एक एक करके चलो, साथ में तीनों काम मत करो। इंडिया की वर्ब है हैज ऑब्जेक्टेड टू, इट की वर्ब है बिलीव्स, स्टेप की वर्ब है शुड बी फुली एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट करना, किसी चीज को अच्छे से यूज करना, खत्म कर देना उसका सारा मजा, उसका सारा जो रस है निकाल लेना। समझ रहे हो ना? एग्जॉस्ट का मतलब होता है फुली फिनिश कर देना किसी भी चीज को। जैसे आपका बैंक बैलेंस है 1000 रुपए का, आपने 10 तारीख को खत्म कर दिया, तो आप बोल सकते हो आई हैव एग्जॉस्टेड माई बैंक बैलेंस, आई हैव एग्जॉस्टेड माई सैलरी, जो भी आपके पास है उसको खत्म कर दिया। सीक्वेंसिंग आप देख चुके हैं, घटनाक्रम को, ऑर्डर को, सीरीज को। अब एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के बाद में टू आएगा या नहीं आएगा। आज ये कॉन्सेप्ट करवा नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ। ऑब्जेक्ट और ओपोज दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनका सेम मीनिंग होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट अपने बाद में टू लेता है वर्ब फॉर्म में, लेकिन अपोज अपने बाद में टू नहीं लेता है। अगर यहाँ पे अपोज्ड लिखा होता, हैज अपोज्ड लिखा होता, तो ये टू को यहाँ से निकाल देते हैं। ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो टू लगा रहेगा। तो दोनों वर्ब्स में ये फर्क है। करवा चुका हूं ना कॉन्सेप्ट, एक जैसी वर्ब्स जिनका मीनिंग एक जैसा है, लेकिन एक वर्ब जो है प्रेपोजिशन लेती है, दूसरी वर्ब नहीं लेती है। पुरानी क्लासों को निकालो, पिछले वीक में 2 बार हुए। कह रहे जी वाइल इंडिया वॉज एबल टू प्रिवेल ओवर द वर्ल्ड बैंक to pause the process in 2016, Pakistan persisted, and since March 22, the World Bank has agreed to have both a neutral expert and a court of arbitration to hear the arguments. कह रहे जी जब इंडिया एबल था, इंडिया सक्षम हुआ, इस काम को करने में इंडिया सफल रहा। और काम क्या है? प्रिवेल ओवर करना, डोमिनेट करना। और किसको? वर्ल्ड बैंक नाम की इस एजेंसी को। और किस काम में? कि ये पॉज कर दे, ख़त्म कर दे या रोक दे अपनी सारी प्रोसेस को 2016 में। तो इंडिया ने दबाव बनाया वर्ल्ड बैंक पे कि तुम कुछ चक्कर में आ रहे हो इसके पाकिस्तान के, कभी ये कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। तो इंडिया ने दबाव बना के वर्ल्ड बैंक को बोला कि आप है ना बीच में से हट जाओ, हम अपने आप देख लेंगे। तो इंडिया वॉज एबल टू प्रिवेल ओवर, ऐसा हुआ। वहीं क्या हुआ? पाकिस्तान परसिस्ट करा रहा, पाकिस्तान जारी रहा, कंटिन्यू रहा, मेंटेन रहा अपनी जिद पे। और मार्च 2022 से वर्ल्ड बैंक जो है ना, अब वो भी एग्री हो गया है पाकिस्तान की दोनों बातें मानने पे, न्यूट्रल एक्सपर्ट भी बिठाने के लिए और इस पूरे केस को एक आर्बिट्रेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई करवाने के लिए भी। समझ गए? चलो, इंडिया की वर्ब है वॉस, पाकिस्तान की वर्ब है परसिस्टेड। परसिस्ट करना, बने रहना, टिकाऊ,
किसी काम में कंटिन्यू करना, किसी चीज़ को बनाए रखना। प्रिवेल ओवर बताया था ना, किसी पे विक्टोरियस होना, किसी पे सक्सीड करना, ट्रायम्फ करना, किसी को डोमिनेट करना। वर्ल्ड बैंक की वर्ब है हैज़ अग्रीड। इंटरनेशनल एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, पूरी दुनिया की सरकारों से मिलकर बनी है, तो द वर्ल्ड बैंक लिखा हुआ है, W बड़ा B बड़ा। और आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या इसके बाद भाई, लास्ट में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को मना लिया, तो फिर क्या इंडिया अटेंडेड द हियरिंग्स विद द न्यूट्रल एक्सपर्ट लास्ट ईयर बट हैज़ डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट द हाग दैट बिगेन इट्स हियरिंग ऑन फ्राइडे। लास्ट में इंडिया ने अटेंड कर लिया हियरिंग्स को, सारी सुनवाई को न्यूट्रल एक्सपर्ट के साथ में पिछले ही साल। कह रहे लेकिन अब इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि हम बॉयकॉट करेंगे, ऑस्ट्रेसाइज करेंगे, एक्स कम्युनिकेट करेंगे, और किसको? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को, इस पूरे मामले की, समझ गए ना, सुनवाई करने वाली कोर्ट को हाग में, जो शुरू हुई है, जिसने शुरू की है इस मामले की हियरिंग को, सुनवाई को, इसी फ्राइडे को, शुक्रवार को। तो अब इंडिया ने ये बोला कि लास्ट में हम न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के पास जाने के लिए तैयार है, कोर्ट वोट में सुनवाई नहीं होगी, ट्रीटी हमारे दोनों के बीच की है। इंडिया की वर्ब है अटेंडेड, दूसरी वर्ब है हैज़ डिसाइडेड, दैट की वर्ब है बिगेन। दैट आया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए, ये वही कोर्ट है जिसने शुरू किया अपनी हियरिंग को, दैट आया है फॉर COA। बॉयकॉट ऑस्ट्रेसाइज बता चुका हूं मैं आपको, किसी को समझ गए ना, हुक्का पानी बंद कर देना, कास्टिगेट कर देना। आगे कह रहे हैं जी, न्यू दिल्ली सेज एज टॉक्स हैव हिट अ डेड एंड इट वांट्स द एंटायर ट्रीटी टू बी ओपन अप फॉर अमेंडमेंट्स एंड रीनेगोशिएशंस। अब दिल्ली ने दुखी होकर ये बोला है, न्यू दिल्ली ने क्या कहा है भाई, क्योंकि सारी बातचीत जो है वो हिट कर चुकी है एक डेड एंड को। डेड एंड का मतलब है ऐसा एंड जहां पे आकर के आप डेड हो जाते हो भाई, उसके आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो कह रहे जब सारी टॉक्स जो हैं आकर के रुकी गई हैं, आप कोर्टों तक जा ही रहे हो, तो हम ये चाहते हैं, इंडिया इट वांट्स, क्या चाहता है भाई, कि सारी ट्रीटी को हम फिर से ओपन अप करें, फिर से खोलें, सुधार करने के लिए, अमेंडमेंट्स करने के लिए और रीनिगोशिएशन करने के लिए, आपसे फिर से पूरी बातचीत करने के लिए। तो ट्रीटी हमने ही बनाई थी, हमने ही आपको ऑफर की थी गुड फेथ में, आपको पसंद नहीं आ रही है तो इस ट्रीटी को फिर से बना लेते हैं बैठ करके, पुरानी वाली ट्रीटी को भूल जाओ। इंडिया की वर्ब है सेज, टॉक्स की वर्ब है हैव हिट, इट की वर्ब है वांट्स। इट आया है इंडिया के लिए। डेड एंड मैंने आपको बता दिया, जिसके आगे कुछ ना निकले, जो स्टेलमेट हो, ग्रिड लॉक हो, है ना, जिससे कुछ नतीजा ना निकले, वो सिचुएशन होती है डेड एंड सिचुएशन। रीनिगोशिएट करना, रीडिस्कशन करना, रिकंसीडर करना, किसी चीज़ को फिर से बातचीत करना। अब एक सवाल है आपसे, हैव के बाद में मैंने तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी है ज़्यादातर जगह, हैव डन, हैव प्लेड, हैव ईटन, है ना, हैव जो भी लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यहाँ पे हिट को क्यों लगाया गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? ऐसा क्या है इस वर्ब में कि हैव के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग के वर्ब आ जाती है? क्या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? चलो, हिट उन खास वर्ब्स में से एक वर्ब है जिनकी V1, V2, V3 सेम होती है। अब इसकी वर्ब की, चलो बाद में बताता हूँ, पहले ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट देख लो। V1, V2, V3 सेम होगी, हिट हिट हिट, और ये सारी वर्ब्स हिट के साथ साथ ऐसे ही चलेंगी। कास्ट कास्ट कास्ट, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, कट कट कट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, बस्ट बस्ट बस्ट। तो 10-12 वर्ब्स तो याद कर ही लेना जो बार बार आपको मिलती हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनेंगे, द कर्फ्यू हैज़ हर्टेड बिग एंड स्मॉल बिजनेसेस ऑफ द सिटी अलाइक। कर्फ्यू ने हर्ट किया है, चोट मारी है छोटे और बड़े व्यापारों पे इस शहर के बिल्कुल बराबर से अलाइक। हर्टेड गलत है, हर्ट हैज़ के बाद में आपको यहाँ हर्ट लिखना पड़ेगा। इसकी V1, V2, V3 हर्ट की चेंज नहीं होती ना इसकी। चलो नेक्स्ट देखो, द मिस्टेक हैज़ कॉस्टेड देयर बिजनेस डियरली एज द कंपनी स्प्लिटेड इनटू स्मॉल फर्म्स। इस गलती ने कॉस्ट किया है, इस गलती ने कीमत लगाई है उनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा, बहुत डियरली। डियरली का मतलब है बहुत महंगी, कहने का मतलब है उनकी कंपनी को या उनके बिजनेस को बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी है इस गलती की वजह से, क्योंकि कंपनी जो है स्प्लिट हो गई, टूट गई छोटे छोटी फर्म्स में। कॉस्टेड भी गलत है, कॉस्टेड भी गलत है, और स्प्लिटेड भी गलत है, यहाँ आएगा स्प्लिट। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब इसमें ध्यान ये देना है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे से ये बोलते हैं सर हमने ना कहीं पे ना हिटिंग देखा है, लिख देता हूँ यहाँ रुको, हमने ना कहीं हिटिंग देखा है, हिटिंग, हमने हर्टिंग भी देख लिया कहीं पे, हमने स्प्रेडिंग भी देख लिया, तो आपका रूल तो फेल हो गया। आप तो बोलते हो इनकी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती। रूल भैया V1, V2, V3 का है, वर्ब की ING फॉर्म का नहीं है। इनकी ING फॉर्म जितनी बनानी है बनाओ, पार्टिसिपल बनाओ, जीरन बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। V1, V2, V3 चेंज नहीं होगी, है ना। तो हिटिंग, हर्टिंग, स्प्रेडिंग, कटिंग, पुटिंग, सेटिंग, कास्टिंग, कोस्टिंग, फोरकास्टिंग सब बनता है, बिंदास बनता है। चलो ये कन्फ्यूजन दिमाग से निकाल लेना और आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी,
खत्म हो गया ना, ये रीनिगोशिएट करेंगे। कह रहे इंडियाज एक्विजिशन अगेंस्ट पाकिस्तान मे बी वैलिड गिवन दैट इस्लामाबाद हैज फेल्ड टू प्रोवाइड मटीरियल एविडेंस ऑफ टू प्रोजेक्ट्स हैम्परिंग इट्स वाटर सप्लाई। कह रहे इंडिया के जितने भी एक्विजिशंस हैं, जो भी आरोप इंडिया ने पाकिस्तान पे लगाए हैं, जो भी एक्विजिशंस लगाए हैं, एक्विजिशन समझते हो ना, ब्लेम्स, कह रहा हो सकता है ये वैलिड हो, ये सही हो। कह रहा किस चीज़ को देखते हुए, गिवन दैट, इस चीज़ को देखते हुए, गिवन दैट है ना, गिवन दैट कि इस्लामाबाद जो रहा है नाकामयाब, इस्लामाबाद हैज़ फेल्ड, और किस काम में, प्रोवाइड करने में, ला करके देने में किसी ऐसी एविडेंस को, किसी ऐसे सबूत को जो मटेरियल हो, जो रियल हो, जो तगड़ा हो, और किसका, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के हैम्पर कर देने का, चोट मार देने का, इम्पीड कर देने का इनकी वाटर सप्लाई को। इंडिया यही बोलता है कि आपको अगर दिक्कत है तो कुछ प्रूफ तो होगा कि वाटर सप्लाई कम हुई है, पिछले 16 सालों से प्रोजेक्ट चल रहे हैं दोनों, आपका पानी कुछ तो कम हुआ होगा। पाकिस्तान आज तक कोई प्रूफ नहीं दे पाया कि इसका पानी कम हुआ है। तो इस मामले में देखा जाए तो इंडिया का जो कहना है वो बिल्कुल ठीक है ना, दिमागी वहम है पाकिस्तान का कि पानी कम हो रहा है। एक्विजिशन की वर्ब है मे बी, इस्लामाबाद की वर्ब है हैज़ फेल्ड। मटीरियल का मतलब है जो सही हो, जो मजबूत हो, जो सिग्निफिकेंट हो, जिसमें कुछ दम हो, है ना, हवा हवाई ना हो, उसको बोलते हैं मटेरियल, जो हवा हवाई ना हो। और क्या देखने वाले सेंटेंस में, और कुछ भी नहीं है। चलो, एविडेंस एक ऐसा नाउन है जिसको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। एविडेंस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लेजिस्लेशन, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, इक्विपमेंट, ज्वेलरी, मशीनरी, याद है ना वो सारे नाउन्स जिनका प्लूरल नहीं बनता है, देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते हैं ये अनकाउंटेबल और सिंगुलर। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह द वर्ल्ड बैंक डिसीजन टू होल्ड टू पैरेलल एडजुडिकेशन प्रोसेसेस इज ऑल्सो पैरेलस एज देयर कुड बी कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स। कह रहे जी जो वर्ल्ड बैंक का डिसीजन है पाकिस्तान के चक्कर में आके इन्फ्लुएंस होकर के होल्ड करने का दो साइमल्टेनियस एडजुडिकेशन प्रोसेसेस को। एडजुडिकेशन का मतलब होता है पंचायती, है ना, मैं आपको कुछ बोलूंगा, मुझे कुछ बोलोगे, तीसरा आदमी बैठेगा वो एडजुडिकेट करेगा, हम दोनों की बातों को सुनेगा। तो कह रहे हैं जो आर्बिट्रेशन या एडजुडिकेशन का काम है पैरेलल करवाने का, दो ऑर्गेनाइजेशन से एक साथ करवाने का, कह रहे ये डिसीजन भी खतरों भरा है, पैरेलस है। क्यों भाई, कह रहे क्योंकि अंत में, लास्ट में दोनों की कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स हो सकती हैं। अगर ये दोनों संस्थाएं आपस में लड़ गई, न्यूट्रल एक्सपर्ट और जो हाग में जो वर्ल्ड बैंक ने आर्बिट्रेटरी कोर्ट जो है अपॉइंट की है, अगर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने उल्टी रूलिंग दे दी एक दूसरे से तो मामला और पेचीदा हो जाएगा। तो इट इज पैरेलस। डिसीजन की वर्ब है इस, रूलिंग्स की वर्ब है कुड बी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है एक दूसरे की उल्टी। पैरेलल का मतलब है इक्विवेलेंट या साइड बाय साइड, इसको साइमल्टेनियस भी बोल सकते हैं। दोनों इंक्वायरीज एक साथ हो रही है ना, इधर वहां कर रहा है वो, इधर कर रहा है ये, है ना, पैरेलल। पैरेलस, हजार्डस, डेंजरस, सारे सिनोनिम इसके मैंने आपको करवा दिए थे शुरू में, है ना, खतरनाक भरी हुई चीज के लिए पैरेलस। चलिए, कह रहे हैं हाउएवर ओपनिंग अप द ट्रीटी फॉर रिव्यू हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स दैट इंडिया मस्ट डेलिब्रेट ऑन विद अ कूल माइंड। कह रहे फिर भी ओपन अप कर देना, पूरा ही खोल देना इस ट्रीटी को रिव्यू करने के लिए, इस चीज़ के भी इसके खुद के प्रॉब्लम्स हैं, इस चीज़ में खुद की भी समस्याएं हैं जिन पे इंडिया को डेलिब्रेट ऑन करना पड़ेगा, ध्यान से सोचना पड़ेगा, ठंडे दिमाग से, विद अ कूल माइंड। चलिए, ओपनिंग अप जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब है हैज़, इंडिया की वर्ब है मस्ट डेलिब्रेट ऑन। डेलिब्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ पे गहन सोच विचार करना, कंटेम्पलेट करना, डिस्कशन करना, निगोशिएट करना। बढ़े आगे। अब ये छोटा सा ही है अगला वाला पैराग्राफ, अब इसमें दिया हुआ सोल्यूशन। कह रहा जी टू बिगिन विथ द इंडस वाटर्स ट्रीटी दैट डिसाइडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस और सिंधु बिटवीन द टू नेशंस took nearly a decade to negotiate originally before signing 1960। कह रहा अगर शुरुआती बात करें ना, इस पूरी बात की अगर बात करें तो कह रहा है टू बिगिन विद, सबसे पहले तो, हिंदी बोलते हैं सबसे पहले तो, इंग्लिश में बोलते हैं टू बिगिन विद। सबसे पहले तो कि इंडस वाटर की जो ट्रीटी है, जो अग्रीमेंट है, जिसने डिसाइड किया था, और किसको, बंटवारे को, डिस्ट्रीब्यूशन को, और किसका, 6 ट्रिब्यूटरीज का, 6 छोटी नदियों का, सहायक नदियों का, और किसकी, सिंधु नदी की, जिसको इंडस भी बोलते हैं, और किसके बीच में होगा बंटवारा, बिटवीन द टू नेशंस, दोनों कंट्रीज के बीच में। कह रहा है ये जो ट्रीटी है ना इस टाइप की, जिसमें 6 नदियों के पानी का बंटवारा करने की बात हुई है, कह रहा है इस ट्रीटी ने नियरली एक डेकेड ले लिया, कम से कम 10 साल ले लिए निगोशिएट होने में, और कब, इसके साइन होने से पहले 1960 में। तो ये 1950 से 60 तक बातचीत चली है, तब जाके ट्रीटी बनी है। अब इसको फिर से मत उखाड़ देना खोल के, इसके धागे नहीं बनाना मुश्किल हो जाएगा अगले 50 साल में। ट्रीटी की वर्ब है टुक, दैट की वर्ब है डिसाइडेड, दैट आया है फॉर ट्रीटी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदियाँ हिंदी में,
एक नदी से दूसरी नदी निकलती है ना, छोटी छोटी आगे आगे घुस जाती हैं, वो सहायक नदियाँ कहलाती हैं उसकी, ट्रिब्यूटरीज। कह रहे जी built in were mechanisms for coordination and dispute resolution that have held the treaty in good state for at least half a century। लंबा सेंटेंस है। कह रहे बिल्ट इन थे, अंदर ही बने हुए थे, और क्या बने थे? मैकेनिज्म्स यानी कि सिस्टम। तो इस ट्रीटी के अंदर ही बिल्ट इन थे ऐसे सिस्टम, किस चीज़ के लिए? कोऑर्डिनेशन के लिए और झगड़े के सुलटारे के लिए, डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए। और कह रहे जिन सिस्टम्स ने हैव हेल्ड बना करके रखा है, क्या बना करके रखा है? इस ट्रीटी को बहुत ही अच्छी पोजीशन में, इन गुड स्टेट। स्टेट का मतलब होता है प्लेस या पोजीशन। और कब तक? कम से कम हाफ अ सेंचुरी तक, पिछले 50 सालों तक। कह रहे जी ये थे ऐसे सिस्टम इस ट्रीटी के अंदर। झगड़ा होगा तो ट्रीटी में से झगड़े का जो है रिजोल्यूशन निकलेगा, इसलिए 50 साल से ट्रीटी बनी हुई है जानी दुश्मनों के बीच में। कह रहे एंड इट हैज़ ऑफ्टन बीन यूज्ड as a template between upper riparian and lower riparian states worldwide। कह रहा और इसी ट्रीटी को अक्सर यूज किया गया है एक टेम्पलेट के तौर पे, एक मॉडल के तौर पे, एक पैटर्न के तौर पे। और किसके बीच में? अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन स्टेट्स के बीच में वर्ल्ड वाइड। अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन देख लेना, ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं। मोटा मोटा मीनिंग इनका ये है कि जहाँ से अपर रिपेरियन, जहाँ से नदी निकली, और लोअर रिपेरियन जहाँ तक नदी गई। तो जहाँ भी नदियों का झगड़ा है जिस भी दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो वो इंडिया पाकिस्तान की ट्रीटी उठाते हैं और उस ट्रीटी पे अपने अपने नाम लिख लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान को हटा के। तो एक सेट टेम्पलेट की तरह काम करती है पूरी दुनिया में, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्रीटी। मैकेनिज्म्स की वर्ब है वर, दैट की वर्ब है हैव हेल्ड, दैट आया मैकेनिज्म्स के लिए। स्टेट का मतलब होता है प्लेस, गुड स्टेट का मतलब है अच्छे प्लेस पे रखा है ट्रीटी को। इट की वर्ब है हैज़ बीन यूज्ड, पैसिव वॉइस में इट हैज़ ऑफन बीन यूज्ड, ऑफन बीच में एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। टेम्पलेट का मतलब होता है सेट पैटर्न, एक एग्जाम्पल। चलो कह रहा जी दैट इट हैज़ इंड्यूड डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल रिटोरिक बिटवीन इंडिया एंड पाक इज अ टेस्टामेंट टू इट्स टेक्स्ट। कह रहा जी दैट, ये बात की, दैट के बाद में नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए सीधे सीधे, और उस नाउन प्रोनाउन की खुद की वर्ब हो, तो समझ लेना दैट की भी अपनी एक अलग से वर्ब आएगी, और दैट का मतलब होगा ये बात की। कह रहा जी ये बात की, कौन सी बात? कि इस ट्रीटी ने इंड्योर किया है, ये आज भी बनी हुई है, सह रही है। और किस चीज़ को देखते हुए? डिस्पाइट, बावजूद झगड़े के, कॉन्फ्लिक्ट के, और किसके? पॉलिटिकल रिटोरिक के, राजनीतिक बड़ी बड़ी बातों के। और किस किस के बीच? इंडिया और पाक के बीच में। कह रहे दो जानी दुश्मनों के बीच में, बड़ी बड़ी बातों और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ये ट्रीटी आज भी बनी हुई है। कह रहा ये जो बात है ना, दैट, ये बात की, कह रहा दैट इज अ टेस्टामेंट टू इट्स टेक्स्ट। वो एक टेस्टामेंट है, वो एक विटनेस है, प्रूफ है इसके टेक्स्ट के सामने। बड़ी शानदार तरीके से लिखी हुई ट्रीटी है, जिसको ऐसे दो कंट्रीज 50 सालों तक चला के बैठे हैं। दैट की वर्ब होगी इज, इट की वर्ब है हैज़ एंड्योर्ड। एंड्योर का मतलब होता है बने रहना, अफोर्ड करना, किसी चीज़ में कंटिन्यू करना। रिटोरिक, बॉल्डर डैश, मैग्नीलोक्वेंस, एम्बेलिशमेंट, ग्रैंडिलोक्वेंस, याद है ना सारे वर्ड्स? ऐसी बातें, बड़ी बड़ी बातें भड़काने वाली, लेकिन उनमें कुछ मीनिंग ना निकले, है ना। टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रूफ, किसी चीज़ की टेस्टिमनी। कह रहे जी इन एडिशन इफ इंडिया एंड पाक हैव नॉट बीन एबल टू रिजॉल्व issues over one case in their Indus Commission's last talks over 16 years, what guarantees are there that they can renegotiate the whole treaty within any reasonable time frame? कह रहे जी इसी के साथ साथ अगर इंडिया और पाकिस्तान जो हैं सक्षम नहीं रहे हैं, एबल नहीं रहे हैं रिजॉल्व करने में आपसी झगड़ों को, और किस पे? खाली एक मामले पे, ओवर वन केस पे, और किस में? अपने इंडस कमीशन की टॉक्स में पिछले 16 सालों में। कह रहे जी साथ ही साथ अगर आप 16 सालों में एक मामला जो सुलझा रहे हो वो भी आपसे अगर नहीं सुलझाना, तो क्या गारंटियां हैं? व्हाट गारंटीज आर देयर? ऐसी कौन सी गारंटीज हैं कि ये जो दोनों कंट्रीज हैं रीनिगोशिएट कर पाएंगी पूरे एग्रीमेंट को एक ऐसे टाइम फ्रेम में जो रीजनेबल हो, 5 साल में, 7 साल में। तो जब आपसे एक मुद्दा नहीं समझ रहा 16 साल में, तो पूरी ट्रीटी बनाने में तो 160 साल लग जाएंगे आपको। तो कोई गारंटी नहीं है कि रीजनेबल टाइम फ्रेम में नई ट्रीटी आप बना पाओगे। जो चल रही है उसको चलने दो। इंडिया पाक की वर्ब है हैव नॉट बीन, गारंटीज की वर्ब है आर, दे की वर्ब है कैन रीनिगोशिएट। चलो कह रहे जी एट ए टाइम व्हेन देयर इज नो पॉलिटिकल डायलॉग, ट्रेड एंड एयर और रेल कनेक्टिविटी बिटवीन देम, रीओपनिंग निगोशिएशन कुड ओपन अ न्यू फ्लैंक फॉर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्रंटेशन। कह रहा है ऐसे एक वक्त पे, एट अ टाइम, जब वहाँ नहीं है, व्हेन देयर इज, और क्या नहीं है? ना तो कोई राजनीतिक बातचीत है, ना कोई व्यापार है,
ना कोई कनेक्टिविटी है एयर की और रेल की। जब कोई कंट्री के बीच में रिश्ता नहीं बचा दोनों के, बिटवीन दीज टू कंट्रीज, ऐसे एक वक्त पे अगर आपने रीओपन कर दिया नेगोशिएशन को, फिर से अगर आप रीनेगोशिएट करने लगे पाकिस्तान के साथ, तो ये मामला ही ओपन कर देगा एक नए एंगल को, एक नए आस्पेक्ट को। और किसके लिए? इंडिया पाकिस्तान के झगड़े के लिए, कन्फ्रंटेशन के लिए, तमाशे के लिए। तो इस ट्रीटी के चक्कर में एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो बातचीत आपके बीच में होती नहीं है। डायलॉग, ट्रेड और एयर कनेक्टिविटी की वर्ब है इज। अब आप पूछोगे इन तीनों की वर्ब इज कैसे हो गई? ये तीनों है ही नहीं। नो डायलॉग, नो ट्रेड, नो एयर, नो रेल। 0 × 0 × 0 तो फिर 0 ही होगा ना। समझ रहे हो ना? जब तीनों ही नो है, तीनों ही नहीं है, तो फिर तीनों की वर्ब सिंगुलर लगा दी हमने। रीओपनिंग की वर्ब है कुड ओपन। फ्लैंक का मतलब होता है आस्पेक्ट, एंगल, एक नया, समझ गए ना, साइड, किसी चीज़ का पहलू, फ्लैंक। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है झगड़ा, आपसी तमाशा, जिसमें लोग लेते हैं स्वाद, है ना, कन्फ्रंटेशन। रैप अप करेंगे यही सेशन को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, इंफॉर्मेटिव था। अगर अब आपको लिखना हो एक ऐसे इंडस वाटर ट्रीटी पे, तो मोटा मोटा मसाला आपको मिल गया है कि 1960 से 2022 तक क्या चल रहा है। दोनों नदियों के नाम याद रखना, चेनाब और झेलम, जिन पे इंडिया वाटर प्रोजेक्ट्स बना रहा है। चलो, अब ये 6-7 क्वेश्चन हैं, फटाफट से सॉल्व कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन से जोखम को, रिस्क को जोड़ के रखा गया है एक से ज़्यादा पैरेलल इंक्वायरी या एजुडिकेशन चलाने पे या आर्बिट्रेशन करवाने पे इंडस वाटर के डिस्प्यूट को लेके। तो अगर डिस्प्यूट में एक से ज़्यादा कोर्ट्स इन्वॉल्व हो गई तो कौन सा रिस्क आ जाएगा? रिस्क बताया गया आपको साफ साफ आर्टिकल में। भाई रिस्क ये आएगा कि एक पार्टी के खिलाफ भेदभाव हो जाएगा, या रिस्क ये आएगा कि ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे, यार ये रिस्क आ जाएगा कि दोनों के कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर ये रिस्क आ जाएगा कि एक्सपर्ट ओपिनियंस हो ही ना पूरे मामले में, लैक ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन हो। तो आप खुद सारे एक्सपर्ट हैं, जिसने आंखें खोल के आर्टिकल पढ़ा है वो आंसर निकाल लेगा। सेकंड पे आओ, कह रहा है जी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट नहीं है? ध्यान देना नोट पे। ये क्वेश्चन है पीओ मेंस का, सच बता रहा हूँ मैं, नहीं होगा देखते ही पहली नज़र में। आर्टिकल के, जब आर्टिकल पढ़ा होगा ना, उसके बाद चारों जो ऑप्शन पढ़ोगे तब सही वाला निकलेगा। तो कोशिश सभी को करनी है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, हिंट भी डाल दूंगा, फिर वहाँ से कर लेना मैच। थर्ड में मेक अमेंड्स नाम की ईडियम का क्या मीनिंग है? आपसे मीनिंग पूछा है, ऑलरेडी करवा चुका हूँ। चौथे में पूछा है किसी के हुक्का पानी बंद कर देने को क्या बोलते हैं? ये वर्ड भी हो चुका है। जो भी मीनिंग एक भी आता हो इसका आंसर कर दोगे, आंसर मान लेंगे उसको। पांचवें में आपको जो बोल्ड वाला पार्ट है, ये जो बोल्ड वाला पार्ट है, इसको इंप्रूव करना है। अगर गलती लग रही है तो इंप्रूव कर दो, नहीं लग रही है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। पीपल ऑफ लद्दाख आर अपोजिंग टू द गवर्नमेंट, है ना, ये ऐसा ही सही रहेगा, नो इंप्रूवमेंट। चलो, 6वें 7वें में 2 एरर्स मिलेंगी। कहाँ मिलेगी मैं आपको दे देता हूँ आइडिया। एक आइडिया तो आपको दे देता हूँ मैं इस पूरे फ्रेज में, ठीक है। इसमें एक ही एरर है यार, 6 ही क्वेश्चन मान लो आज। 7वीं में डाल रहा था बट भूल गया, पता नहीं कैसे। चलो कोई बात नहीं, 6 एरर्स हैं, मतलब 6 ही क्वेश्चन हैं, 6 में एक ही एरर है। एक एरर के कहाँ मिलेगी वो मैंने आपको हल्का हल्का आइडिया यहाँ पे दे दिया है। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। कमेंट्स में बताना अगर 10 मिनट का वीडियो चाहिए हो तो टाइम निकाल के एक बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा। 2023 में तैयारी कैसे करनी है, 6 महीने में आपको प्रीलिम्स और मेंस के लेवल पे आके कैसे क्रैक करना है। अंटिल देन साइनिंग आउट। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।